जय श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपको दृष्कांत साधन और उसका फल और इसका दृष्कांत का प्रयोग कैसे करेंगे दैनिक रोज के प्रैक्टिकल में और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। और आप ये समझ लीजिए कि जैसे आपको पिछले इसमें हमने होरा के बारे में बताया था, तो होरा का भी प्रयोग दैनिक जीवन में कैसे किया जाता है वो टॉपिक आपका रह गया। उसकी कुंडली बना के हम आपको दोबारा उसके प्रयोग दैनिक में आप कैसे करें उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन आज जो है दृष्कांत है, इसका प्रयोग आप कैसे करेंगे इसका हम आज ही आपको समझा देंगे। पहले इसका साधन करना और इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। कि दृष्कांत का आप ध्यान रखो, इससे कर्म के द्वारा, इससे हम क्या देखते हैं कर्म को, कि कर्म हम कैसे करते हैं और हमारा स्वभाव, किस स्वभाव से हम काम को कर रहे हैं और भाई बहनों का हमारे कैसे सहयोग मिलता है, भाई बहनों के बारे में पता चलता है उनको हमें सुख मिल रहा है नहीं मिल रहा है। और सबसे पहले कि आप लोग अगर चैनल को आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको लाइक कर लीजिए और आप भी जुड़िए, अपने मित्रों को जोड़िए। अब हम आपको इसके दृष्कांत के बारे में बताते हैं कि दृष्कांत साधन और फल विचार, इसको D3 भी कहते हैं, D3 चार्ट भी कहा जाता है। कि सभी राशियों में आप दृष्कांत आप निकालोगे कैसे, ये आप समझ लीजिए कि जितनी राशियाँ 12 की 12 राशियाँ, सभी राशियों में दृष्कांत उसी राशि से, ध्यान रखो कि अगर पहला दृष्कांत है यानी कोई ग्रह 0 से लेकर के 10 डिग्री तक है तो पहला दृष्कांत होगा। कोई 11 से लेकर 20 डिग्री तक है तो दूसरा दृष्कांत होगा। 21 से लेकर 30 डिग्री तक वो तीसरा दृष्कांत होगा। आप ये जान लीजिए कि जैसे दृष्कांत का मतलब है कि एक राशि हम जानते हैं हमारी होती कितनी 30 डिग्री की और दृष्कांत 3 होते हैं। तो जब 3 से आप 30 को काटेंगे तो 10 अंश, यानी एक दृष्कांत जो आपका है वो 10 अंश का हुआ। यानी हमारा जो एक दृष्कांत होगा, एक दृष्कांत का मान 10 अंश का होता है। तो इसे आप ध्यान रखें। और सभी राशियों में कि पहला दृष्कांत उसी राशि का होगा, दूसरा जो दृष्कांत आएगा उसमें उस राशि से 5वीं राशि का, तीसरे दृष्कांत में 9वीं उस राशि से 9वीं होगी। तो इसको कैसे साधन करेंगे इसको हम आपको बता देते हैं। आप समझ लीजिए कि 0 से लेकर 10 तक, तो ये प्रथम दृष्कांत, इसके स्वामी होते हैं नारद जी। अगर इस दृष्कांत में जो ही बच्चे जन्म लेंगे, जैसे नारद जी का स्वभाव था कि वो चंचल थे, देवताओं को मानने वाले थे, देवताओं को मानने वाले हैं, चंचल थे, हमेशा चलने वाले, भ्रमण करने वाले थे ये स्वभाव उस बच्चे के अंदर आ जाएगा। नारद जी वाला जो स्वभाव है उस बच्चे के आ जाएगा। बुद्धिमान होगा, ज्ञानी होगा, धार्मिक होगा और हमेशा विचरण करने वाला स्वभाव उस बच्चे को प्राप्त हो जाएगा। जो बच्चा 0 से 10 डिग्री के बीच में हुआ है, दृष्कांत में हुआ है। कोई बच्चा द्वितीय दृष्कांत में आ गया, यानी 11 डिग्री से लेकर 20 डिग्री के बीच में, इसमें किसी बच्चे का जन्म हुआ तो उसका स्वभाव कैसा हुआ, अगस्त मुनि के जैसा, एकदम स्थिर वाला, एकदम स्थिर माइंड होगा। जो डिसीजन लेगा पक्का लेगा, मेहनती होगा, धार्मिक होगा, जुझारू होगा और हमेशा धार्मिक स्वभाव का होगा, यानी हर कार्य में सफल रहेगा। अगर दूसरे के दृष्कांत किसी ने जन्म लिया तो अगस्त मुनि के जैसा ही वो दृढ़ संकल्प वाला बच्चा होगा। और तीसरा दृष्कांत किसका है, 0 यानी 21 से लेकर 30 डिग्री तक किसी बच्चे का जन्म हो जाता है इस दृष्कांत में तो उसका स्वभाव होगा दुर्वासा। इसका स्वामी कौन बनते हैं, दुर्वासा। अब दुर्वासा का आप लोगों ने जानना ही है, सर अपने पढ़ा ही हुआ है कि दुर्वासा का जो स्वभाव है अत्यंत क्रोधी था, क्रोधी थे, क्षणिक क्रोधी हो गए, किसी के मानने वाले नहीं, अपनी चलाने वाले थे, अपने आगे किसी की नहीं सुनना। तो ये स्थिति जो दुर्वासा वाले जो गुण हैं, क्रोध है, कटुभाषिता है, जल्दबाजी है, उतावलापन है, ये सारे गुण उस बच्चे में आ जाते हैं, यानी एक तरह से गुण आ जाते हैं। तो जैसे ऋषि का स्वभाव है वो गुण उस बच्चे के अंदर आ जाते हैं। तो दृष्कांत आपको समझ गए कि 0 से 10 तक पहला दृष्कांत, 11 से 20 तक दूसरा दृष्कांत और 21 से 30 तक तीसरा दृष्कांत होता है। और इसके जो स्वामी है वो नारद है, अगस्त है, दुर्वासा है। अब इसका हम साधन कैसे करें, पहले आपको हम साधन करना सिखा देते हैं कि आप इसका साधन कैसे करोगे। ये स्पष्ट आपको पिछले उसमें आपको नोट करा दिया था कि लग्न हमारी थी 0 डिग्री, यानी 3 राशि
जीरो अंश, और 50 कला 31 बिगला, सूर्य था 7 राशि, 24 अंश 21 कला 55 बिगला। इस तरह को मैंने पिछले उसमें होरा वाले में आप लोगों को बता ही दिया था कि ये गृह स्पष्ट उसी को हमने लिया है, वही उदाहरण लिया है, दूसरा नहीं बदला, जैसे आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना है। तो हमें देश कारण साधन करना है। तो जैसे लग्न है, पहले आप लग्न देखिए कि लग्न का जो अंश है वो कितना है, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री का मतलब ये हो गया कि पहले दशकाण में आ गया, क्योंकि 0 से लेकर 10 तक पहला दशकाण है। तो ये कर्क राशि का है। तो मैंने कहा कि जो पहला है, पहले दशकाण में होगा तो उसी राशि का ही दशकाण होगा, उसमें दशकाण आपका चेंज नहीं होगा। तो जैसे कर्क राशि का है तो कर्क का ही यहाँ दशकाण होगा। तो दशकाण में आप लग्न में क्या लिखेंगे, कर्क राशि। तो ये कर्क है, कर्क राशि है, 0 डिग्री है, यानी 0 से 10 तक उसी राशि का ही दशकाण होगा। तो आपका ये कर्क का आ गया। वहाँ दूसरा देखना है, जैसे सूर्य है, सूर्य किस में बैठा हुआ, वृश्चिक राशि में। सूर्य है वृश्चिक राशि में 24 डिग्री, और 24 डिग्री हमने बताया कि 21 से लेकर के 30 डिग्री तक कोई ग्रह होगी तो वो तीसरे दशकाण में होगी। तो तीसरा दशकाण कौन सा हुआ, उसी राशि से। जैसे सूर्य है, अब आपको मैं समझा देता हूँ कि जैसे वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि में 24 डिग्री, ये आप चार्ट देख लीजिए, वृश्चिक राशि में 24 डिग्री, यानी उस राशि से 9वीं। अब क्या था, वृश्चिक राशि से 9वीं राशि कौन सी होगी, आप गिन लीजिए, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृक, मिथुन, कर्क, यानी कर्क आ गया। यानी सूर्य किस में आ गया, कर्क राशि में। आप फिर दोबारा समझ लीजिए, ये जैसे सूर्य यहाँ वृश्चिक राशि का है 24 डिग्री का, तो 24 डिग्री मतलब तीसरे दशकाण में हुआ। तीसरे दशकाण में जो भी ग्रह जिस राशि में है उससे 9वीं वो दशकाण होगा। जैसे वृश्चिक राशि का है, सूर्य हमारा था वृश्चिक राशि में, वृश्चिक राशि का, और उससे 9वीं राशि कौन सी पड़ेगी, कर्क, यानी कर्क का यहाँ सूर्य आपका निकल आया। इस तरह से समझ लीजिए आप। अगला उदाहरण समझ लीजिए, जैसे मंगल है, मंगल किस में है, कुंभ राशि में 21 डिग्री का। तो इसका मतलब ये हो गया कुंभ राशि में ये तीसरे दशकाण में गया, यानी कुंभ राशि का तीसरा। अब यहाँ देख लीजिए कि कुंभ राशि में तीसरा दशकाण जो राशि है उससे 9वीं राशि, राशि कौन सी है, कुंभ, कुंभ से 9वीं राशि को लीजिए, कुंभ, मीन, मेष, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, तुला में, यानी चंद्रमा किस में गया, तुला राशि में। तो यहाँ दशकाण में देख लीजिए, नहीं मंगल का हम देख रहे थे, मंगल गया किसमें, तुला राशि में, ये तुला राशि में आ गया। तो इस तरह से आप लोग साधन करेंगे। तो बुध का भी देख लीजिए, बुध किस में है, वृश्चिक राशि में 10, यानी पहले दशकाण में। पहले दशकाण का मतलब उसी राशि में रहेगा। बुध किस में, वृश्चिक, मतलब वृश्चिक में ही बुध दिखाएगा, वृश्चिक बुध में ही है। बृहस्पति 13 डिग्री, 13 डिग्री वृश्चिक राशि की 13 डिग्री, यानी द्वितीय दशकाण में। द्वितीय दशकाण जिस राशि में है बैठा उससे 5वीं राशि, तो किसमें, वृश्चिक, तो वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, 5वीं राशि कौन है, मीन, तो मीन का ये बृहस्पति निकल आया। इस तरह से आप लोग साधन करेंगे। अब शुक्र का आप समझ लीजिए, शुक्र है तुला में 10 डिग्री, 10 डिग्री ये पार कर चुका है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दूसरे दशकाण में गया, तो जिस राशि में उससे 5वीं राशि, तो यह तुला है, तुला से 5वीं राशि कौन सी होगी, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, कुंभ का, तो शुक्र कहाँ गया, कुंभ में गया। इस तरह से हम लोग साधन करेंगे। शनि का आप देख लीजिए, शनि कितना है, वृश्चिक राशि में 14 डिग्री, यानी धनु राशि में शनि क्या है, 8 राशि व्यतीत हो चुकी है और 14 अंश निकल गए हैं, तो समझिए धनु राशि में है। तो धनु राशि में जो 14 डिग्री यानी द्वितीय दशकाण हुआ। तो धनु राशि में जहाँ शनि बैठा है वहाँ से ये 5वीं राशि आप देखेंगे, तो धनु, तो धन, मकर, कुंभ, मीन, मेष, शनि किस में गया, मेष राशि में, ये शनि आपका मेष राशि में आ गया। अब राहु का देख लीजिए, राहु किस में है, कर्क कितनी है, तो जिस राशि में क्योंकि 3 डिग्री है 10 के अंदर में है तो उसी राशि का रहेगा। तो यहाँ राहु कर्क का, तो कर्क का आ गया। और इसी तरह जब केतु है मकर राशि में 3 डिग्री का है तो वो मकर में आ जाएगा, उसी राशि में आ जाएगा। तो ये तो आपने दशकाण निकालना सीखा कि हम हमारे ग्रह स्पष्ट है, कि हमको ग्रह स्पष्ट मिल जाते, हमारे ग्रह स्पष्ट आप निकाल लेते हैं। और उससे हम कैसे निकालेंगे दशकाण साधन, वो आपको बता दिया। ये चार्ट आप लोग बना लीजिएगा कि 12 राशियाँ आपकी हो गई,
तो अगर 0 से 10 तक है तो उसी राशि में, और 0 से 20 यानी 11 से 20 के बीच में दूसरा द्वितीय दशकाण होगा, और तीसरा दशकाण क्या होगा 21 से लेकर 30 तक। अब ये समझ लीजिए, पहला उसी राशि का, दूसरा पंचमी का, और से नवम। जैसे वृष राशि, वृष से 5वीं राशि कौन हुई? कन्या। कन्या से 9वीं राशि कौन हुई? मकर। फिर समझ लीजिए, मिथुन राशि से 5वीं राशि कौन सी होगी? तुला। तुला से 9वीं राशि कौन होगी? कुंभ। फिर जो वही राशि, अगर 0 तक है तो वही राशि हुई। दूसरी राशि 5वीं राशि कौन सी होगी? वृश्चिक। वृश्चिक से 9वीं राशि कौन होगी? मीन। इसी तरह समझ लीजिए कि अगर पहले दशकाण में कोई बच्चा है, अगर सिंह में हुआ है 10 तक, तो उसी में रहेगा। उससे 5वीं राशि कौन सी आ जाएगी? धनु। इससे 9वीं राशि कौन सी होगी? मेष। तो ये इसलिए ये चार्ट बना दिया गया है। तो ये चार्ट समझना भी आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि चार्ट है क्या। ये चार्ट यही है कि कोई पहले दशकाण में है तो उसी से, फिर दूसरे दशकाण में तो 5वीं राशि, और तीसरे दशकाण में तो 9वीं राशि। ये वही चीज, वही सूत्र यहाँ लागू किया गया है जो ऊपर लिख में दिया। सभी राशियों में उसी राशि से 1, 5, 9 राशियों में 3-3 दशकाण होते हैं। ये दशकाण निकालना आपने सीख लिया। अब तो आपने बता दिया मैंने कि ये दशकाण आपने साधन कैसे किया और आपने निकाल दिया। अब इसका फल क्या होगा? आप कुंडली देखें कि कुंडली में आप इसका प्रयोग करोगे कैसे। ये इस बच्चे की जन्म कुंडली है, इसकी जन्म कुंडली हो गई, ये दशकाण कुंडली। अब इसका आप प्रयोग कैसे करेंगे? और सबसे पहले ये देखिए कि जो बच्चे की जन्म लग्न है वही इसकी दशकाण लग्न भी है। तो इसके अंदर इसकी जो लग्न है इसको कहते हैं वर्गोत्तम। कोई ग्रह अगर हो जाए तो उसको वर्गोत्तम कहते हैं। जो उसका जन्म के समय है वही किसी वर्ग में आ जाए तो वर्गोत्तम हो जाता है। राहु यहाँ कर्क राशि में, यहाँ भी राहु क्या है कर्क राशि में ही है, तो राहु भी यहाँ वर्गोत्तम हुआ। एक लग्न बता देता हूँ। एक तो लग्न यहाँ वर्गोत्तम हुई, राहु वर्गोत्तम हो गया। फिर हम देखते हैं कि केतु मकर का है, यहाँ भी केतु मकर का है, तो केतु भी आपका वर्गोत्तम हुआ। यहाँ केतु आपका वर्गोत्तम हो गया। चंद्रमा यहाँ मकर का है, यहाँ भी चंद्रमा मकर राशि का है, चंद्रमा यहाँ वर्गोत्तम हो गया। बुध, अच्छा बुध भी यहाँ वर्गोत्तम दिखाई दे रहा है। यहाँ वृश्चिक का है, यहाँ भी वृश्चिक का है, तो यहाँ बुध भी वर्गोत्तम हो गया। इस बच्चे की कुंडली में यानी लग्न, राहु, केतु, चंद्र, बुध, ये 4 चीजें वर्गोत्तम हो गई। वर्गोत्तम का मतलब ये हो गया इस बच्चे को, क्योंकि हम बता रहे थे कि बच्चा क्या है, कर्म, कर्म को देखना है, और दूसरा ये देखना है कि इसके भाइयों को इसका सुख उससे मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बुद्ध किसका स्वामी है यहाँ, छोटे भाइयों का, और वो बैठा कहाँ है, सूर्य बुध गुरु के साथ, यानी से अपने भाइयों का पूर्ण सहयोग जीवन में इस बच्चे को प्राप्त होगा। दूसरा कि लग्न इसकी समराशि में है, तो बच्चा संत स्वभाव का होगा। ये चंद्र बुद्धि भी है, चंचल है, बुद्धिमान बच्चा निकलेगा। तो ये तो हो गया कि लग्न। लग्न को आपने कैसे देखना है कि ये कौन सी ग्रह कहाँ है, ये वर्गोत्तम है नहीं है, तो ग्रहों की स्थिति आपने देख ली। अब हमें देखना है इसका फलित। आप इसका फलित कैसे करेंगे, पहले समझ लीजिए कि यदि कोई ग्रह स्वदशकाण में होकर के केंद्र या त्रिकोण में हो। अब सूत्र हमने पहले समझ लो कि कोई भी ग्रह स्वदेशकाण यानी अपने ही देशकाण में होकर के केंद्र या त्रिकोण में हो, तो बच्चा कैसा होगा, धनी होगा, मानी होगा, गुणवान होगा, विद्वान होगा, सर्व कला में निपुण होगा। अब हमें देखना है ऐसी कोई ग्रह की है, हमें देखना है कि यहाँ जैसे बृहस्पति यहाँ त्रिकोण में है, और यहाँ भी बृहस्पति अपने घर में त्रिकोण में चला गया। तो यहाँ बृहस्पति की जो ग्रह है, तो इसका बच्चा मतलब ये जो बृहस्पति आया इस कुंडली में, ये इसको सब कुछ देगा। जब बृहस्पति की दशांतर दशा कभी आएगी इसके जीवन में, तो बच्चा धनवान, गुणवान, विद्वान, सर्व कला निपुण हो जाएगा। ये सब इसकी चीज़ें बच्चे के अंदर आ जाएंगे। ये आप लोग समझ लीजिए। दूसरा सूत्र आप देख लीजिए कि यदि देशकाण का स्वामी 2, 5, 8, 11 भाव यानी पणफर में हो या उच्च का या मित्र का हो, तो राजा के समान होता है। अब हमें ये देखना है कि ये इसका लग्न का स्वामी
यानी देशकाण का जो लग्न का स्वामी चंद्रमा है कहाँ बैठा हुआ है, हमने देखा केंद्र त्रिकोण में। इसलिए सूत्र क्या है हमारा, यदि कोई देशकाण का स्वामी केंद्र में बैठा हो, केंद्र में बैठा हो या त्रिकोण में बैठा हो तो सर्वगुणवान और विद्वान होगा, सर्वकला में निपुण होगा। तो इसका मतलब है कि बच्चा विद्वान भी होगा, धनी होगा, गुणवान, विद्वान, सर्वकला में निपुण होगा, क्योंकि इसका जो चंद्रमा है केंद्र में ही बैठा हुआ है, ये आप समझ लीजिए। अब दूसरा हमको देखना है क्या, बृहस्पति को बता दिया, चंद्रमा को आपको बता दिया, कोई देशकाण का स्वामी इसको फलफर्म बता दिया, उच्च में था बृहस्पति चला गया। अब देशकाण का स्वामी 3, 6, 9, 12 में हो, उच्च का या मित्र का हो, ऐसी कोई ग्रह इसमें है कि नहीं, 3, 6, 11, 3, 6, 9, 12, तीसरे में छठे में शनि है और 12 में कोई ग्रह नहीं है इस बच्चे के, है ना 3 में न 6 में, 9 में बृहस्पति है। बृहस्पति को बता ही दिया था आपके कि आपका मित्र का अपने घर में है तो ये अच्छा शुभकारी रहेगा, शुभ दे रहा है। देशकाण का स्वामी यदि शत्रु में नीच में हो तो वो जातक संबंधी अंगों में परेशानी देगा। किसमें, यदि देशकाण का स्वामी शत्रु का हो या नीच का हो। तो भाई हमें दिक्कत कब आती है, जब वो छठे का, 8वें या 12वें का स्वामी हो। तो इस कुंडली में हम देखें छठे का स्वामी क्या है, बृहस्पति, लेकिन ये त्रिकोण का स्वामी है, इसलिए अशुभ फल नहीं देगा, क्योंकि ये वर्गोत्तम हो चुका है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। बृहस्पति जो है शुभ स्थान में है तो कोई शुभ फल नहीं दे रहा है। दूसरा हमको देखना है अष्टमेश कौन है, शनि। शनि की स्थिति इस कुंडली में क्या है, शनि यहाँ से जाकर के नीच भाव में चला गया है केंद्र, लेकिन केंद्र में है तो यहाँ भी अशुभ फल नहीं दे रहे हैं। और तृतीय बुध है, बुध भी यहाँ वर्गोत्तम है। तो इस तरह से कोई भी ग्रह की जो है अशुभ कार्य नहीं दिखाई दे रही, इस बच्चों को अशुभ होगा या दिक्कत आए जीवन में या परेशानी देगा। तो इस तरह की कोई दिक्कत बच्चे की कुंडली में नहीं दिखाई दे रही। तो आप इस तरह से इसका फलित देखेंगे। तो दूसरा देशकाण में देखा जाता है जो मेन चीज़ है, आप लोग जब प्रश्न कुंडली बनाते हैं, प्रश्न कुंडली के समय किसी ने पूछा मृत्यु के बारे में, क्योंकि देशकाण से मृत्यु के जो 22वां देशकाण होता है वो अशुभ माना गया है, मृत्यु का कारक होता है। तो उसे आप समझ लीजिए कि जैसे कि ये देशकाण है तो 22वां देशकाण कौन सा होगा, ये ध्यान दीजिए। 22वां देशकाण होगा जो यहाँ से 8वां होगा, और प्रथम देशकाण में किसी बच्चे के जन्म प्रथम देशकाण में हो जाए 0 से 10 के बीच में, तो उसका जो 22वां देशकाण होगा वो 8वां भाव का जो ये स्वामी है यही होगा, शनि होगा। और किसी बच्चे के जन्म दूसरे देशकाण में हो जाए यानी 11 से 20 के बीच में, तो उसका 22वां देशकाण कौन सा होगा, यहाँ अष्टम से 5वां, 1, 2, 3, 4, 5 यानी बुध हो जाएगा। अब तीसरे देशकाण में किसी बच्चे का जन्म है 21 से 30 के बीच में, तो उसका कैसे आप 22वां देशकाण निकालेंगे कि जो द्वादश है, द्वादश से 5वां, यहाँ से 5वां, 1, 2, 3, 4, 5, जैसे यहाँ तुला है तो ये 22वां देशकाण बन जाएगा। तो इस तरह से आप देशकाण निकालेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर इसका प्रयोग जो प्रश्न कुंडली में हम कैसे करते हैं, आगे जब पूरा पूर्ण फल बताएंगे हम आपको, उसके बारे में बताएंगे। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, आपको इसी तरह हम ज्ञानवर्धक चीज़ें बताते रहेंगे, आप लोग सीखते रहिए और अपने आप जुड़िए, अपने मित्रों को जोड़िए। जैसे इसी तरह ज्ञानवर्धक जो चीज़ें हैं, क्योंकि वर्ग साधन में कुंडली तो हम बना लेते हैं, आपको किताबों में बता दिया जाएगा कि ऐसे ऐसे कुंडली बना लीजिए, सब में बता रखा है, लेकिन उसका फलित करना कैसे है, उसका हम प्रयोग कैसे करेंगे। तो प्रयोग करने की जो स्थिति है, अभी आप लोग पहले बनाना सीख लीजिए, साधन करना, फलित कैसे किया जाता है सीख लीजिए। फिर दैनिक प्रयोग में कैसे करेंगे इसकी वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा, तो आप लोगों को उसमें गहन अध्ययन कराएंगे। कुंडली के साथ साथ कुंडली ले लेंगे, उदाहरण ले लेंगे और दे लेंगे, प्रश्न कुंडली भी ले लेंगे। तो तीनों चीज़ें एक साथ लेकर के जब उसका विवेचन करेंगे तो आप लोगों के अच्छी समझ में आएगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।